मतलब आप डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ अब आपके टाइम में एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम था, लेकिन अब एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम के साथ उन्होंने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को भी ऐड ऑन कर लिया। ऐड ऑन कर लिया। और अगर कोई एस्पायरेंट्स हैं इस तरह के जो आगे इसमें करना चाहते हैं, तो वो इस चीज को मतलब ध्यान में रखें कि 25 एक नंबर का ऐसे जो है वो किसी भी करंट अफेयर के टॉपिक पे या किसी। आपको वैसे उन्होंने बड़ी मुश्किल में डाला जब उन्होंने कहा कि आप बलूचिस्तान के एमएनए को प्रेफर करेंगे या अपने इलाके के एमएनए को, लेकिन आई थिंक सो कि कोई भी जो ऑफिसर है उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर पब्लिक सेक्टर में ऑफिस को हेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली exactly, और अब ऑन ग्राउंड समटाइम्स आपको ये देखना भी पड़ जाता है, और खास करके ऐसे इदारे जहाँ पे पब्लिक डीलिंग हो, वहां पे बड़ी सेंसिटिविटी जो है वो रेज हो जाती है और आपके ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग व्यू पाकिस्तान से। आज हमारे साथ इंटरव्यू के अंदर मेरे बहुत ही डियर फेलो, मेरे भाई और मेरे क्लास फेलो भी हैं। एमएस के अंदर हम लोग क्लास फेलो भी थे, डॉक्टर राना, मोहम्मद, जमशेद, असगर साहब मौजूद हैं। और ये जो है पिछले 10 साल से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज के अंदर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च के तौर के ऊपर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन रिसेंटली ये डेपुटेशन के अंदर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन काम कर रहे हैं नेक्टा के अंदर। राना साहब, हम आपको आज के इंटरव्यू के अंदर वार्मली वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने थोड़ा सा ये हमें गाइड करना है कि ये जो इदारा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज, ये इदारा काफ़ी सारे लोग हैं जो इससे नोन नहीं होंगे। क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये इदारा क्या है और ये इदारा क्या काम करता है? जी बिल्कुल। अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे हम चले जाएं, तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज ये पहले एक प्रोजेक्ट था यूएससीड का, पीएलएसपी के नाम से, पाकिस्तान लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। 2008 में जो है वो एक एक्ट के थ्रू ये एग्जिस्टेंस में आया, और इसको पाकिस्तान की हुकूमत ने जो है गवर्नमेंट ने ओन कर लिया और इसको एक नया नाम दे दिया गया, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज। ये इदारा बेसिकली कह लें कि पार्लियामेंट्स की बैकबोन थी, या ब्रेन कह लें था, कि ये पार्लियामेंट्री एक्सीलेंस के लिए काम करता था। ऑनरेबल हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। फिर वो उन सर्विसेज की काफ़ी एक नेचर जो है वो है कि मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं बेसिकली टिप्स के अंदर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसमें थोड़ा सा आप ये ऐड ऑन कर दें, आपने तो बता दिया कि ये इदारा क्या है। अब ये इदारा जो है इसका बेसिकली स्कोप क्या है? अगर जो ये काम करता है पार्लियामेंट के अंदर ये काम करता है, इसका पार्लियामेंट के अंदर स्कोप क्या है, कैनवस क्या है जिसके अंदर रह के ये काम करता है? जी वैसे ये मल्टी फोल्ड इसका स्कोप और पर्पस है इसका। मिसाल के तौर पे इसके अंदर एक विंग है रिसर्च विंग। तो वो जो रिसर्च विंग है वो बेसिकली रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करता है पार्लियामेंटेरियंस को। लेट सपोज किसी ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन ने किसी टीवी टॉक शो में जाके किसी खास टॉपिक के ऊपर बात करनी है, या ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किसी टॉपिक पे बात करनी है, या सपोज नेशनली या इंटरनेशनली किसी कॉन्फ्रेंस में जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके बैकग्राउंड उस टॉपिक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन नॉर्मली हम प्रोवाइड करते हैं उनको इन द शेप ऑफ ब्रीफिंग पेपर्स, टॉकिंग पॉइंट्स, या इंफोग्राफिक्स, या टेलीफोनिक ब्रीफिंग्स, इस तरह की जो है ना वो सर्विसेज देता है। इसी तरह हम एंटीसिपेटरी रिसर्च के ऊपर भी काम करते हैं। सपोज कुछ 4 माह के बाद या 5 माह के बाद कोई हॉट टॉपिक जो वो हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कोई आने वाला है, उसके हवाले से रिसर्च पेपर्स हम प्रोवाइड करते हैं पार्लियामेंट। रिसर्च डाइजेस्ट जो है हर मंथ हमारा एक जो रिसर्च विंग है वो पब्लिश करता है, जिसमें 5 से 6 रिसर्च पेपर्स होते हैं, वही जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनके हवाले से। इसी तरह हमारा एक लेजिस्लेटिव विंग है, लेजिस्लेशन के हवाले से वो असिस्ट करता है पार्लियामेंटेरियंस को, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की सर्विसेज होती हैं, बिल्स ड्राफ्ट होते हैं वहाँ पे, उसके ऊपर डेलिब्रेशंस होती हैं, या फिर स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर असिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो लेजिस्लेटिव। इस तरह के जो काम है वो लेजिस्लेटिव विंग करता है। इसके अलावा फिर हमारा एक ट्रेनिंग विंग है। ट्रेनिंग विंग
पार्लियामेंटेरियंस के लिए टू सम एक्सटेंट और मोस्ट ऑफ द टाइम पार्लियामेंट्री फंक्शनरीज जो हमारी चारों प्रोविंशियल असेंबलीज की है, चारों प्रोविंशियल असेंबलीज, एजे के असेंबली, जीबी असेंबली, नेशनल असेंबली और सेनेट, इन तमाम 8 इदारों के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वक्तन फवक्तन जो है मुख्तलिफ किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो अरेंज करता है। इनमें से वन ऑफ द मेजर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ पिप्स इज एनपीडीसी, नेशनल पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट कोर्स। तो उसका अभी 9th बैच जो है वो आने वाला है। वो हर साल एक बार होता है, तकरीबन 2 माह के ऊपर मुहित जो है वो एक कोर्स है। इसमें 4-5 मेजर की एरियाज को हम लोग टच करते हैं, लाइक सॉफ्ट स्किल, लीडरशिप स्किल्स हो जाती है इसमें, लेजिस्लेटिव जो है सर्विसेज के हवाले से उनकी ट्रेनिंग, फिर रिसर्च के हवाले से ट्रेनिंग, इस तरह की 4-5 जो की एरियाज हैं जिनकी जरूरत होती है किसी भी पार्लियामेंट्री ऑफिसर को, उसके हवाले से जो है वो एक लॉन्ग कोर्स चलता है। तो ये जो नॉर्मली अगर सब कोर्स होते हैं, ये इन कोर्सेज की बुनियाद पे जो है वो हमारे ऑफिसर्स और जो हमारा इवन 17 ग्रेड से जो लो स्टाफ है मुख्तलिफ असेंबलीज का, उनकी प्रमोशन के लिए जो है वो ये मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं जो पिप्स जो है वो कंडक्ट करता है। इट्स जस्ट लाइक जैसे फॉरेन सर्विसेज एकेडमी है वो फॉरेन सर्विसेज के एम्प्लॉयज के लिए, इसी तरह आप कह लें कि ये जितनी भी हमारे तकरीबन 1100 के करीब हमारे ऑनरेबल एमपीज बनते हैं पूरे पाकिस्तान के, तो उनके लिए जो है वो ये पिप्स है, बेसिकली ये इसका है स्कोप। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि इसके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है? जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है हमारे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, पुराना पीसीएस होता था, तो हमें पता है कि उनके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, उनका मैकेनिज्म क्या है। तो आप इसके प्रोसेस के बारे में भी हमें थोड़ा इनलाइटन कर सकते हैं? जी जरूर। साहब, ये हमारे जितनी भी असेंबलीज है ना, चारों प्रोविंसेस की प्रोविंशियल असेंबलीज, नेशनल असेंबली और सेनेट, ये बेसिकली तो ऑटोनोमस बॉडीज हैं। ये अपनी रिक्रूटमेंट इनके रूल्स में लिखा कि ये खुद से कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि जो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज है ना हमारी जो पब्लिक सेक्टर की, जैसे आपने पीपीएससी की, एफपीएससी की बात की है, या और रिस्पेक्टिव जितनी भी प्रोविंसेस हैं उनके अपने जो है वो इस तरह के कमीशन हैं, उनमें वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि उनमें जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो काफी डिलेड होता है, और उनकी अपनी रीजंस हैं। मेरी इसके ऊपर बल्कि उनसे एफपीएससी में एक ऑफिसर से डिस्कशन हुई थी, उनकी अपनी कुछ रीजंस हैं जो कि लॉजिकली और वैलिड रीजंस हैं। बट ये होता है कि समटाइम वो प्रोसेस काफी प्रोलॉन्ग होता है, वो तकरीबन साल सवा साल के ऊपर भी मुहित होता है समटाइम। जैसे एफपीएससी में 1.5 साल लग जाता है एक बंदे को रिक्रूट करने के लिए। तो हमारे यहाँ ये होता है कि हमें सपोज अगर किसी खास काम के लिए किसी बंदे की जरूरत है, तो वो हमें सडनली या जल्दी कहते हैं कि इसको चाहिए होता है, तो हम समटाइम ये कि हम थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, लाइक एनटीएस के थ्रू या ओटीएस के थ्रू, या वो जैसे टेंडरिंग का प्रोसेस होता है आपको पता है, वो उसको फॉलो करना पड़ता है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर हम इंडिपेंडेंटली भी खुद से जो है वो कर लेते हैं कि उनकी वो टेस्ट कंडक्ट किया और उसके बाद उनको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू और ये सारा प्रोसेस है। तो ये इट डिपेंड्स। पिप्स का तो इसी तरह ही है। बाकी भी मैं आई एम नॉट एन अथॉरिटी टू टॉक अबाउट सम अदर इंस्टीट्यूशन, बट ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। वो या तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, रिक्रूटमेंट एजेंसी, या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। और समटाइम्स ये भी होता है कि जैसे नेशनल असेंबली में कुछ रिसेंट ईयर्स के अंदर रिक्रूटमेंट जो है वो एफपीएससी के थ्रू भी हुई है, और डायरेक्ट डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक की रिक्रूटमेंट जो है वो उनके थ्रू। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और रिक्वायरमेंट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर आप इसमें ऐड ऑन कर सकें कि जो इनके टेस्ट और इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया होता है, या उसका उसकी जो मैथडोलॉजी है वो क्या है? मतलब एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, या मल्टीपल सब्जेक्ट्स बेस्ड एग्जाम होता है? किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं? जी वैसे ये चीजें भी वक्त के साथ साथ इम्प्रोवाइज हुई है। लाइक मैंने जब 2012-13 में जब मैंने टेस्ट दिया था, उस वक्त ये सारे के सारे एमसीक्यूज बेस्ड मेरा टेस्ट हुआ था, और उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो इंग्लिश और थोड़े बहुत कंप्यूटर के नॉलेज के, बेसिक नॉलेज के,
और जो मेजर पार्ट था वो पार्लियामेंट से रिलेटेड ही था। पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, इन चीज़ों के ऊपर ही जो था ना वो ज़्यादातर क्वेश्चन थे। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो थोड़ी इम्प्रोवाइज हुई है, खास करके जिस सीट की मैं बात कर रहा हूँ या जिस सीट पे मैं काम कर रहा हूँ उसके हवाले से अब थोड़ा सा इन्होंने और इम्प्रोवाइज किया है कि उसमें एक ऐसे भी जो है वो ऐड किया है, इंग्लिश ऐसे। वो 25 नंबर का नॉर्मली एक ऐसे होता है इंग्लिश का। इसके अलावा जो एमसीक्यूज है उसमें इंग्लिश से कुछ एमसीक्यूज होते हैं, कुछ थोड़े से बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से होते हैं एमसीक्यू, और फिर अगेन मेजर पार्ट जो एक पार्लियामेंट फंक्शनिंग के हवाले से होता है जिसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ। तो ये इसी तरह का होता है। बाकी अगर कुछ और किसी विंग में लाइक किसी टेक्निकल विंग के अंदर सपोज आईटी के अंदर कोई बंदा अगर उनको चाहिए तो वो डेफिनेटली उनका जो मेजर पार्ट है वो फिर आईटी से रिलेटेड होगा। तो इस तरह ये चीजें। बिल्कुल ऐसे। मतलब आप डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ अब आपके टाइम में एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम था, लेकिन अब एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम के साथ उन्होंने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को भी ऐड ऑन कर लिया। ऐड ऑन कर लिया, और अगर कोई एस्पायरेंट्स हैं इस तरह के जो आगे इसमें करना चाहते हैं तो वो इस चीज को मतलब ध्यान में रखें कि 25 नंबर का ऐसे जो है वो किसी भी करंट अफेयर के टॉपिक पे या किसी ऐसे टॉपिक पे जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, इससे रिलेटेड आ सकता है। आ सकता है। और जो आपने बात की आईटी और ये चीज़ों से रिलेटेड, ये बड़ा बिल्कुल ये फेयर इनफ है कि चूंकि ये टेक्निकल जॉब्स हैं, तो इसमें टेक्निकल जॉब से रिलेटेड जो जॉब नेचर है उससे रिलेटेड डेफिनेटली उनको पूछना चाहिए, ताकि वो आपकी जो स्किल है, टेक्निकल स्किल है, उसको गेज कर सकें। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये थोड़ा सा आप गाइड कीजिएगा कि अब इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 ईयर, इंटरव्यूज के हवाले से चीज़ें रिकॉल कर सके, उनको शेयर कर सके कि आपका इंटरव्यू कैसा था, पैनल में कितने लोग थे। अगर आपको उनके लोगों के डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट्स पता हो तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और राउंड अबाउट आपका जो इंटरव्यू था वो कितनी देर का हुआ था ऑलमोस्ट? अगर सब तकरीबन 12 मिनट का, आई गेस 12 से 15 मिनट का इंटरव्यू चला था मेरा। 15 मिनट हो गए एटलीस्ट। और पैनल के अंदर 5 से 6 लोग थे, जिसमें कुछ सीनियर ऑफिसर्स नेशनल असेंबली से थे, कुछ सीनियर ऑफिसर्स सेनेट से थे, और कुछ पिप्स के जो थे वो ऑफिसर्स थे। और वन ऑफ देम वाज माय बॉस, जो कि जिन्होंने मेरा बॉस टू बी थे, जो मतलब वो थे जी। इंटरव्यू पैनल के अंदर। और इंटरव्यू पैनल के अंदर मैं जो भी हमारे अपकमिंग आने वाले हैं कैंडिडेट्स जो कि रखते हैं सोच, तो उनके लिए थोड़ा सा ये मैं कहूँगा कि थोड़ा कंपोज्ड तरीके से रहे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे मुझे मेरे इंटरव्यू के अंदर एक सवाल हुआ था, क्योंकि मेरी जॉब की नेचर इस तरह की थी कि एक रिसोर्स सेंटर था, मैंने उसको बेसिकली हेड करना था, जो कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर था। और उस सेंटर का मकसद बेसिकली था कि उनको एट द डोर स्टेप ऑफ ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन उनको जो है वो ना कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। वहाँ पे मतलब हमने कुछ सिस्टम्स रखे हुए थे, वहाँ पे अखबारात आती थी, कुछ किताबें भी थी। तो मतलब कुछ टाइपिंग शाइपिंग के जो काम जो भी थे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन, कुछ लेटर टाइप करना या कुछ और उनको ब्रीफिंग चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो हम उधर इस तरह की चीजें जो है प्रोवाइड करते थे। तो मुझसे एक जो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हुआ था वो ये था कि आप सपोज, जैसे मैं बेसिकली टोबा डेक्सिन से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपके एरिया के एमएनए कौन है, तो मैंने उनका नाम बताया कि जी ये मेरे एरिया से एमएनए है। तो वो नेशनल असेंबली से थे, सीनियर ऑफिसर हमारे रिस्पेक्टेड। तो उन्होंने कहा कि अगर सपोज जमशेद साहब के एक आपके एरिया से एक एमएनए आ जाते हैं और एक एमएनए जो है वो किसी सपोज बलूचिस्तान से या केपीके से आ जाते हैं, तो आप किनको पहले डील करेंगे और किस तरीके से डील करेंगे दोनों को। तो मैंने ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा वेबसाइट को थॉरली पढ़ा हुआ था, पिप्स के हवाले से पढ़ा हुआ था। वो पिप्स का वन ऑफ द जो की चीज थी कि वो बाय पार्टीसन है, कि वो नॉन पार्टीसन अप्रोच है। हर ऑनरेबल एमपी के लिए इक्वल जो है वो हम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारी कोई पर्सनल लाइकिंग्स नहीं है। तो मैंने उसी को कहा, मैंने कहा जी मेरे लिए दोनों लोग जो है वो काबिल इज्जत हैं, जो कोविड वैक्सीन से हैं वो भी मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, जो
पंजाब केपी के से या बलूचिस्तान से हैं, वो भी मेरे लिए काबिल इज्जत है, तो मैं दोनों को सेम ही ट्रीट करूंगा। तो उन्होंने वो 2-3 बार बड़ा घुमा के मुझसे जो है ना उन्होंने क्वेश्चन किया, तो लेकिन वो चूंकि मैंने मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो मैंने उनको फिर वही जवाब दिया। मैंने कहा सर ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए दोनों जो है वो काबिल इज्जत है। आखिर मैंने कहा कि राणा साहब बड़ा डिप्लोमेटिकली खेल रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है सर, क्योंकि मेरी जॉब की नेचर इस तरह की है जो कि मुझे खुद अलाउ नहीं करते कि मैं किसी एक पार्लियामेंटेरियन के साथ जो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पेश आऊँ, दूसरे के साथ जो वो और तरीके से पेश आऊँ। तो एक इस तरह का फिर और क्वेश्चन उन्होंने लाइक मेरे से उन्होंने नेशनल असेंबली के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद पूछी थी, सेनेटर्स की तादाद पूछी थी, बिल के हवाले से पूछा कि ये बिल के अंदर और एक्ट के अंदर क्या फर्क है, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के हवाले से सवाल किए गए, कुछ रिसर्च के हवाले से, क्योंकि मेरी जो थी जॉब इस तरह की थी, तो रिसर्च के हवाले से कुछ सवाल किए गए थे। तो ये चीजें थी। और एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर सपोज किसी कैंडिडेट ने कुछ लिखा है, कुछ पब्लिश किया है, तो वो जरूर इस तरह के इंटरव्यू में जो अपना साथ लेके जाए। इस तरह के क्या, किसी भी तरह के इंटरव्यू में जो है वो जरूर साथ लेके जाए, क्योंकि मैंने उस वक्त रिसेंटली एमएस किया था, 2013 की बात है, मैं और आप इकट्ठे ही थे एक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं अपना मेरे 2 पेपर उस वक्त तक पब्लिश हो चुके हुए थे। मैं वो दोनों रिसर्च पेपर्स की कॉपीज और जो अपना रिसर्च थीसिस था उसकी कॉपी में करवा के वो सारा अपने में साथ लेके गया हुआ था। तो आई टोल्ड देम कि जी मैं ऑलरेडी रिसर्च के अंदर मेरा अच्छा एक एक्सपीरियंस है और ग्रिप है, तो मैं आई कैन इजीली हैंडल दिस जॉब। तो इस तरह के सवाल जो है वो नॉर्मली होते हैं इंटरव्यू के अंदर। ठीक है। आपको वैसे उन्होंने बड़ी मुश्किल में डाला जब उन्होंने कहा कि आप बलूचिस्तान के एमएनए को प्रेफर करेंगे या अपने इलाके के एमएनए को, लेकिन आई थिंक सो कि कोई भी जो ऑफिसर है उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर पब्लिक सेक्टर में ऑफिस को हेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली और अब ऑन ग्राउंड समटाइम्स आपको ये देखना भी पड़ जाता है, और खास करके ऐसे इदारे जहाँ पे पब्लिक डीलिंग हो, वहां पे बड़ी सेंसिटिविटी जो है वो रेज हो जाती है और आपके ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। तो आपको फिर अपनी सीट का भी जो है वो ख्याल रखना पड़ता है, और मतलब ऐसे कॉर्डियल और टेंडर वे के अंदर जो है वो चीजों को हैंडल करना पड़ता है। इस चीज को बिल्कुल जरूर ध्यान में रखिए। तो मैं आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा वैल्यूएबल होगा कि ये भी एक डोमेन है जहाँ पे जाके वो पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। जो पिप्स है, पिप्स के अंडर किस तरह की जॉब नेचर, मतलब कौन सी जॉब्स होती हैं जो जिसमें जो एस्पिरेंट्स हैं वो एस्पायर कर सकते हैं, उनकी नेचर क्या होती है? अगर उस पे आप थोड़ा सा ऐड ऑन अगर कर सकें, बता सकें। वैसे उसके बारे में जैसे मैंने पहले बताया ना कि एक तरह की हमने तो बेसिकली टिप्स के हेड के अंडर जो है ना वो हम लोग तो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस को। ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन माशाल्लाह से पहले खुद से ही वो इटसेल्फ बड़े नॉलेजेबल और बड़े लर्नड और इन्फॉर्म्ड होते हैं। तो हमने तो जस्ट उनको थोड़ा सा कह लें कि असिस्ट करना होता है उनको इन चीज़ों के अंदर। तो मोस्टली जॉब इसी तरह की, जहाँ तक आप कहें कि एजुकेशनल बैकग्राउंड किस तरह का होना चाहिए, तो उसमें मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, आईआर के जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के, और इसके अलावा लॉ के स्टूडेंट्स खास करके, तो फिर इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एक पार्लियामेंटेरियन को जो है ना वो जो रिसर्च असिस्टेंस चाहिए होती है वो हर तरह की डोमेन के अंदर चाहिए होती है। और ये चीज थोड़ा सा हमारे काम को मुश्किल भी बना देती है। वो इस तरह से, जैसा कि आप, अब मेरा और आपका बैकग्राउंड, मेरा एचआर का बैकग्राउंड है। अब एचआर का बैकग्राउंड होने के साथ साथ मुझे समटाइम्स इकोनॉमी के ऊपर भी रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है, मुझे एग्रीकल्चर के ऊपर भी रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है, मुझे 5th जनरेशन वारफेयर के ऊपर भी रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है। तो वो क्योंकि ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन की तो ये जरूरत है, उन्होंने तो तकरीबन हर टॉपिक के ऊपर बात करनी है। तो एक बड़ा डाइवर्सिफाइड सा आपका एक्सपीरियंस जो है वो जरूरत होती है वहां पे। तो इसलिए बाकी भी जो डोमेन्स के लोग हैं, जैसे सपोज कोई एग्रीकल्चर से है, हमारे पास कई रिसर्चर है जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं, कई रिसर्चर जो है वो एचआर से, जैसे मैं हूँ, कई लोग जो है वो इकोनॉमी से, इकोनॉमिक्स से मतलब करके आए हुए हैं, आईआर के लोग हैं।
तो वो एक बड़ा डाइवर्सिफाइड, वो डिफरेंट, फिर वो उसके हम डेस्क बना लेते हैं। तो जिस डेस्क से रिलेटेड कोई रिसर्च आएगी तो फिर उस बंदे को जो वो फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ना सिर्फ पिप्स के अंदर बल्कि तमाम जो असेंबलीज हैं उनके अंदर भी, नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पे ज़रूर ये मेंशन करना चाहूँगा कि आप यू आर सच अ डिटर्मिन्ड गाय। आप टोबा टेक्सिन से निकले, इस्लामाबाद आए, एमएस किया, आपने एक अच्छी जॉब सिक्योर की, अपनी पीएचडी कंप्लीट की, अब नेक्टा के अंदर हैं। बहुत सारी दुआएं हैं आपके प्रोफेशनल करियर के लिए, और बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और आप पाकिस्तान को मज़ीद सर्व कर सकें, और आप दूसरे लोगों को इंस्पायर भी कर सकें जो रूरल एरिया और दूर दराज इलाकों में रहते हैं, कि अगर उनके अंदर डिटर्मिनेशन है तो वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा है काफ़ी टाइम बिल्कुल। के बाद बात करके भी, इंटरेक्ट करके भी। तो इंशाल्लाह वो विल बी कीप इन टच। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी।